आर के मॉर्टन, यह एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। एक स्ट्रक्चरल या न्यू फंक्शनलिस्ट डेवलप किए थे ना। इट गिव्स न्यू फॉर्म ऑफ थ्योरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड है ना मिडल रेंज थ्योरीज। आगे क्या इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मिडल रेंज थ्योरी क्या है, MRT, उस पर चर्चा करेंगे। ये 2-3 बेसिक बातें इंट्रोडक्शन में आर के मॉर्टन का लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या था एक्चुअली। एक एक कंट्रीब्यूशन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। ये इसका जो पर्सपेक्टिव था तो कैसा था, न्यू फंक्शनलिज्म, है ना, न्यू फंक्शनलिज्म। इसका जो है ना सब्जेक्ट मैटर है, ये बोलता था कि सोशल आइटम्स शुड बी स्टडी दैट आर पैटर्न दैट फॉर्म social patterns is led to the development of middle range theory, है ना। some theories इसने डेवलप किया था। नंबर 1 latent and manifest फंक्शन। नंबर 2 उसने स्ट्रेंथ थ्योरी, इसको हम लोग कन्फर्मिस्ट एंड डेविएंस थ्योरी भी कहते हैं। नंबर 3 इसने थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप पे भी थ्योरी दी है। ये बेसिक इसका कंट्रीब्यूशन है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म, द सब्जेक्ट मैटर शुड बी सम आइटम्स, सोशल आइटम्स दैट फॉर्म सोशल पैटर्न इन द सोसाइटी, है ना। ही डेवलप्स मिडल रेंज थ्योरीज। ये कहते थे कि ग्रांड थ्योरी, बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी की जरूरत नहीं है सोसाइटी में। बहुत ग्रांड थ्योरी में क्या होता है कि जो रियलिटी होता है वो डिसमैच हो जाता है, रियलिटी जो है मैच नहीं कर पाता है ना। तो इसने मिडल रेंज थ्योरी की डेवलपमेंट की बात की थी। थ्योरी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका रियल जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो भी आनी चाहिए। कैसे है, हम लोग कैसे डेवलप करते हैं आगे हम लोग बताएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। कुछ थ्योरीज दिया था उसने, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस। लेटेंट फंक्शन क्या होता है, मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है ना। हम लोग सिर्फ फंक्शन की बात की थी, तो यहाँ पे वो बताएंगे कि नॉन फंक्शन क्या होता है ना, डिस फंक्शन क्या होता है ना, लेटेंट फंक्शन क्या होता है, मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है। तो इस पे उसने बहुत डिटेल चर्चा की है। स्ट्रेंथ थ्योरी या कन्फर्मिस्ट एंड डेविएंस थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, कि सोसाइटी में डेविएंस, कन्फर्मिस्ट, कंफर्मिस्ट, हाँ, अच्छा, कंफर्म होना मतलब सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज से जो कंफर्म होगा, ऐसा एक्शन जो सोसाइटल नॉर्म्स के अनुसार काम करेगा उसे कंफर्मिस्ट एक्शन कहेंगे। जो काम करेगा उसे कंफर्मिस्ट कहते हैं। सपोज अभी हम लोग सोसाइटी में खुलेआम गोली नहीं चला सकते हैं, हमारा सोसाइटी नॉर्म्स नहीं बोलता है, उसको कंफर्मिस्ट नहीं बोलेंगे, उसको डेविएंस बोल देंगे। समझ रहे ना। ऐसा एक्शन जो सोसाइटल नॉर्म्स, लॉ, वैल्यूज को कंफर्म करे
है ना, उसी के अनुसार चले, उसे कन्फर्मिस्ट थ्योरी बोलते हैं, या कंफर्म करना कोई सोसाइटल नॉर्म्स का। डेविएंस जो उसके अनुसार, सपोज एक पुलिसमैन फायरिंग करता है, उसको कन्फर्मिस्ट बोलेंगे, बट एक जो अनऑथराइज लोग है वो पुलिस फायरिंग करेगा पब्लिक जगह पे, उसे डेविएंस बोल देंगे, क्योंकि वो सोसाइटल नॉर्म्स को कंफर्म नहीं कर रहा है। उसका बिहेवियर क्या हो गया, डेविएंस हो गया, पैथोलॉजिकल हो गया, है ना, नॉट कंफर्मिंग द सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। डिटेल चर्चा करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे स्ट्रेन आ गया है ना, कंफर्म नहीं करना सोसाइटल नॉर्म्स में, तो वहां पे एक स्ट्रेन आ गया, इसीलिए इसको स्ट्रेन थ्योरी भी कहते हैं। तो आगे फिर उसका रेफरेंस ग्रुप कहते हैं, एक थ्योरी रेफरेंस ग्रुप। जैसे अभी आयुष लोग है, वो हमारे लिए रेफरेंस है, तो जितने आयुष लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है वो हमारे लिए रेफरेंस हो गया। तो हम लोग रेफरेंस ग्रुप जैसा बनना चाहते हैं, हमारे आइडियल हैं वो लोग, हमारे एस्पिरेशनल है लोग। रेफरेंस ग्रुप इज सच काइंड ऑफ ग्रुप कि जो वो जो है उसको लोग एक्सप्लेन करता है, उसको लोग अपनाने की कोशिश करता है, वो हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और एग्जांपल, ग्रुप ऑफ आईएएस और आईएएस एस्पिरेंट्स। तो आईएएस का जो ग्रुप है, आईएएस एस्पिरेंट के लिए क्या हो गया, रेफरेंस ग्रुप हो गया, है ना। तो ये सारे मोटा मोटी आर के मटन का कंट्रीब्यूशन है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसका, बट उसका बेसिक थाउट है ना, वो क्या है, कैसे करता है, आगे हम लोग चलेंगे। तो एक्चुअली इसका जो थाउट है ना, तो जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे पहले जो फंक्शनलिज्म का तीन इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट, तीन इंपॉर्टेंट अजम्पशन जो था उसका, उसको क्रिटिसाइज करके डेवलप हुआ। तो हम लोग आगे चलते हैं कि थ्री पोस्टुलेट, इसको अजम्पशन भी कहते हैं, ऑफ फंक्शनलिज्म एंड इट्स क्रिटिसिज्म बाय आर के मटन, है ना। तो पहला उसका जो अजम्पशन था फंक्शनलिस्ट का, है ना, पहला तो वो था पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, है ना, पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी। दूसरा जो था पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। तीसरा जो था पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। इस पे इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन था, है ना, यही चीज पे देखो। तो ये तीन चीज है ना, कोई फंक्शनलिस्ट है ना, ये तीन उसका अजम्पशन था, है ना, कि ये चीज मान के चलता था कि अजम्पशन ऑफ फंक्शनल यूनिटी, अजम्पशन ऑफ फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म या यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, है ना, इंडिस्पेंसिबिलिटी। तो पहले इसका मीनिंग समझना होगा कि फंक्शनल यूनिटी मीन्स क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी टुगेदर, है ना, फंक्शनल, मतलब बेनिफिशियल ऑफ द सोसाइटी। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बता रहा है? कि सोसाइटी के हर एक जो पार्ट है ना, एक यूनिटी के रूप में काम कर रहा है और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, बेनिफिशियल है। मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? फंक्शनलिस्ट ऐसे ही बोलेगा ना, हर एक पार्ट में यूनिटी है
और वो सोसाइटी के लिए फंक्शनल है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। मेरी बात समझ रहे हैं ना हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनलिज्म का मतलब ये होता है कि अजम्पशन ऑफ फंक्शनलिटी का मतलब एजम्प्ट कर लिया था फंक्शनलिस्ट कि सारे पार्ट है ना सोसाइटी एक यूनिटी के रूप में टुगेदर एज यूनिटी फंक्शनल टू द सोसाइटी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बट आर के मटन क्या बोला था? आर के मटन साहब ये बोले थे कि इट इज डाउटफुल। ये जो बात है ये डाउटफुल है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस प्लूरालिज्म ले लो। एक सोसाइटी में 2 से ज्यादा रिलीजन है तो क्या वो दोनों में लड़ाई हो रहा है कि नहीं? तो वो फंक्शनल थोड़ा ना हो गया, वो तो कन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट तो डाउटफुल हुआ कि नहीं? उसका ये जो पोस्टुलेट है वो डाउटफुल हुआ कि नहीं? ये जो अजम्पशन है ये डाउटफुल हुआ कि नहीं? 100% सही हुआ क्या? इसीलिए ये सजेस्ट किया कि देयर में बी, है ना, देयर मस्ट बी सोशियोलॉजिस्ट मस्ट फोकस्ड ऑन, सोशियोलॉजिस्ट मस्ट focus on also on this function and non-function। मेरी बात समझ रहे? क्या बताना है कि बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? डिस फंक्शन है, जैसे दंगा होना, 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी के ग्रुप के लोग बीच में रहना, उसको क्या बोलते हैं? दंगा। जो दंगा हो रहा है अभी, कम्युनल फीलिंग, कम्युनिज्म इन द सोसाइटी इज डिसफंक्शनल फॉर द सोसाइटी। उसी तरह नॉन फंक्शनलिज्म, कुछ ऐसे चीज है सोसाइटी में जो फंक्शनल नहीं है, कोई काम का नहीं है। जैसे कि जैसे कि कहीं पे मरुस्थल है कोई कोना में, उससे कोई यूज नहीं हो रहा सोसाइटी में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि कोई स्कीम चलाया लोगों को बेनिफिट के लिए, बट उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है, पैसा आता है फिर चला जाता है, कोई यूज नहीं होता है। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी है सोसाइटी में जो सोसाइटी के लिए नॉन फंक्शनल है। समझ में आ रहा है ना? कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि फंक्शनल है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट है जो नॉन फंक्शनल है, कुछ ऐसे डिसफंक्शनल है। नॉन फंक्शनल का मतलब क्या है? शांत रहना, कोई काम का नहीं। डिसफंक्शनल मतलब नुकसान पहुंचाना, अब फंक्शनल मतलब फायदा पहुंचाना। तो ये बोलता था कि सोशोलॉजिस्ट को इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए, ये नहीं सिर्फ अच्छे अच्छे बात पे भी फोकस करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बताना चाह रहे हैं? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अब आता है दूसरा चीज, पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। पोस्टुलेट ऑफ आ रही है यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। भाई फंस गया। हेलो नो
आवाज postulate of functional unity। दूसरा है यूनिवर्स postulate of universal functionalism। postulate of universal functionalism है ना, postulate of universal functionalism। ये क्या बोलते हैं? all parts are functional। इसका मतलब क्या हुआ? अरे पास all parts are functionalism। पहले में क्या था? सारे पार्ट एक यूनिटी के रूप में है, एज ए यूनिटी फंक्शनल है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये बोला कि ऑल पार्ट आर फंक्शनल, बट आर के मटन क्या बोलते हैं? लगभग लगभग सेम ही चीज है। आर के मटन क्या बोलते हैं? इट इज डाउटफुल बिकॉज देयर आर dysfunctional as well non नन functional aspects of the society। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? हेलो, ठीक है, सेम चीज है। तीसरा आता है postulate of जहां पे आवाज हो रहा है वो साउंड कर लो। फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। तो फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले ये समझना होगा कि इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब होता है वेरी इसेंशियल। इसेंशियल क्या होता है? इसेंशियल, है ना, है ना। इसेंशियल क्या होता है? इसेंशियल। तो ये क्या बोलते हैं कि सर्टेन इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी इज इंडिस्पेंसिबल। इसका मतलब होता है सर्टेन institution of parts in the society is indispensable। मतलब वेरी नेसेसरी या एसेंशियल। मतलब वो चीज नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये क्या बोल रहा है? फंक्शनलिस्ट कैसा बोलता है? ऐसे ही बोलेगा ना। कुछ एलिमेंट तो ऐसा होगा कि बहुत जरूरी है, उसके बिना तो सोसाइटी चल ही नहीं सकता है। तो ये बोला कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। आर के मटन साहब क्या बोलते हैं? आर के मटन साहब बोलते हैं इट इज डाउटफुल बिकॉज कि फॉर एग्जाम्पल ले लो कि पहले मंदिर होता था तभी पूजा होता था, तभी हम लोग साधना कर सकते थे। लेकिन आजकल हम लोग टीवी पे भी पूजा होता है। तो मंदिर जाना एकदम इसेंशियल है क्या? नहीं। पहले लोगों के साथ मिलते थे तभी बात हो पाती थी। अब लोगों से मिलना जरूरी है क्या? नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? पहले जो भी स्कूलिंग, जो भी बच्चे का केयरिंग होता था वो घर में होता था। लेकिन आज के डेट में ग्लोबलाइज सोसाइटी में बच्चे के लिए चाइल्ड होम बन चुका है, जहाँ बच्चे वहीं रहते हैं और मम्मी पापा फ्री रहते हैं। पहले जो इल्डर्स लोग थे
वो हमेशा घर पे ही रहते थे और उसका सेवा उसके बच्चे करते थे। आज के डेट में है ना एज्ड होम बन गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ओल्ड होमेज बन गया है जहाँ पे एज्ड पीपुल का वहीं पे केयरिंग होता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जो 100% एसेंशियल नहीं रहा, नहीं है, उसके लिए फंक्शनल अल्टरनेटिव्स है। उसके लिए क्या है? फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो 3 पॉस्टुलेट है ना, कि 3 अजम्पशन है कि जो फंक्शनलिस्ट है उसका जनरली 3 अजम्पशन है ना, पॉस्टुलेट। और इसको क्रिटिसाइज किया किसने? आरके मटन ने। पहला बोला कि फंक्शनल यूनिटी, दूसरा क्या बोला? फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म, और तीसरा फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, है ना? ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी का ऑल पार्ट एज ए यूनिट है और यूनिटी सोसाइटी के लिए फंक्शनल है। ये बोलता नहीं, इट इज, आर के मटन क्या बोलेगा? इट इज डाउटफुल बिकॉज देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ डिसफंक्शन और सम एस्पेक्ट ऑफ नॉन फंक्शन। सारा पार्ट मिलके भी कुछ न कुछ सोसाइटी में डिसफंक्शन होता है या नॉन फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म मतलब क्या है? एवरी पार्ट इज फंक्शनल टू द सोसाइटी, एवरी पार्ट इज फंक्शनल टू द सोसाइटी। बट बोलता आर्किमिडीज क्या बोलता है? इट इज डाउटफुल बिकॉज, है ना, बिकॉज one atom, one part of the society may be, one part of the society may be dysfunction or non-function। मेरी बात समझ रहा है? इंडिस्पेंसिबल, फंक्शनल इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या हुआ? सोसाइटी में जितने भी पार्ट्स है उस इसेंशियल फंक्शन करेगा, वो नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। लेकिन देयर आर, है ना, आर के मटन क्या बोलता है? इट इज डाउटफुल बिकॉज देयर आर, क्या है? फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड होमेज, समझ रहा है ना? ओल्ड होमेज। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग लेबर फोर्स। अब पहले क्या था कि आदमी ही काम करेगा, उसके जगह तो कर ही नहीं सकता है। आज के डेट में क्या आ गया? टेक्नोलॉजी भी आ गया उसके जगह पे। आज से पहले कोई सोचता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा आदमी को रिप्लेस करने के लिए? तो ये सब चीजें हैं। तो आर के मटन क्या किया? रियल ग्राउंड पे पढ़ा, रियल ग्राउंड जो है उसको समझा, जो बड़ा बड़ा थ्योरी था, ग्रांड थ्योरी, उसको क्रिटिसाइज किया। ये बोला था कि जो अर्ली फंक्शनलिस्ट है लेक फ्रॉम रॉ इम्प्रेसिज्म, लेक्स फ्रॉम जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो लेक कर जाता है उसमें। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? therefore thus early functionalist मतलब बिफोर आर के मटन, है ना, डेवलप्ड ग्रैंड थ्योरी which are
which is lack या suffer from raw empiricism, मतलब that is ground reality. Therefore grand theory as developed by Talcott Parsons is not much usable to understand the real aspect of the society. Therefore, we need to develop middle range theory. ना, we need to develop middle range theory. बड़ा थ्योरी की नहीं करोगे, है ना? If we combine all middle range theory, then it will produce theory. ठीक है ना? ये जो सेंटेंस लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? कि जो पहला जो इससे पहले आरके मटर्स जो थ्योरी देता था वो बहुत बड़ा थ्योरी देते थे, जो कि ग्राउंड रियलिटी पे, रॉ एम्पिरिसिज्म पे फोकस नहीं होता था, उसके अजम्पशन पे भी काम हो जाता था कि यस कोई भी चीज है फंक्शनल होगा सोसाइटी, कोई भी चीज है फंक्शनल होगा सोसाइटी के लिए, कुछ भी होगा फंक्शनल होगा सोसाइटी के लिए, बेनिफिशियल होगा, अच्छे होगा। तो बोला ऐसा बात नहीं है, रियलिटी बहुत वास्ट है, आपको ग्राउंड रियलिटी रॉ एम्पिरिसिज्म पे फोकस करना पड़ेगा, है ना? आपको रॉ एम्पिरिसिज्म पे फोकस करना पड़ेगा, है ना? तो बोला कि नहीं, ये बड़ा जो थ्योरी है, जो थ्योरी है, ग्राउंड थ्योरी है, वो बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं है, आपको मिडल रेंज थ्योरी डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिडल रेंज थ्योरी डेवलप करना है। ये हाँ, ये जो थ्योरी ऑफ अस्टेन थ्योरी या थ्योरी ऑफ डेविएंस, थ्योरी ऑफ आपका मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, ये सब क्या है? मिडल रेंज थ्योरी है ना? इसमें फंक्शनलिस्ट और नॉन फंक्शनलिस्ट, फंक्शनलिज्म, नॉन फंक्शनलिज्म, डिसफंक्शनलिज्म, सारे एस्पेक्ट को इसको जोड़ने की कोशिश किया, है ना? ठीक है ना? एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, है ना? कि जो 3 पोस्टुलेट था, है ना? ये क्या था? फंक्शनल यूनिटी, है ना? उसके बाद क्या था? फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिस्ट, यूनिवर्सलिज्म, और उसके बाद क्या था? फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। ये 3 को अजम्पशन था। किसका अजम्पशन था? ये ग्रैंड थ्योरी, बड़ा थ्योरी, ठीक है ना? तो बोला कि नहीं, ये क्या कर रहा है? सफर फ्रॉम रॉ ग्राउंड रियलिटी, रॉ एम्पिरिसिज्म, है ना? रॉ एम्पिरिसिज्म, जो रॉ डाटा होता है उससे सफर कर रहा है ना? देयरफॉर वी नीड टू डेवलप व्हाट? We need to develop middle range theory, है ना? देखो, ठीक है, एक ट्रिक देते हैं, जैसे भी आई होता है ना, उसी तरह यू आई रखो याद दिमाग में। यू से यूनिटी, यू से यूनिवर्सलिज्म, आई से फंक्शनल यूनिटी, फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म और फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। आपको बोलेगा हाउ, क्वेश्चन आएगा, हाउ आरके मटन क्रिटिसाइज द पोस्टुलेट ऑफ
फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिस्ट, तो ये क्या लिखोगे? यूआई लिख दोगे। राइट डाउन द क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनलिस्ट, क्या करोगे? आर.के. मैटम का यूआई लिख दोगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ये पूछेगा कि हाउ ग्रांड थ्योरी ऑफ टालकोट पर्सन या अर्ली थिंकर्स सफर फ्रॉम रॉ एम्पिरिसिज्म, यूआई लिख दोगे। व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ मिडल रेंज थ्योरी, क्या करोगे? यूआई का क्रिटिसाइज कर देना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मिडल रेंज थ्योरी क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि यूआई में फॉल्ट था, डाउटफुल था, प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ रॉ एम्पिरिसिज्म। वहां जो डाटा था ग्राउंड रियलिटी पे नहीं था, वो बहुत बड़ा थ्योरी था। वो नन फंक्शनलिज्म या डिसफंक्शनलिज्म को या फंक्शनल अल्टरनेटिव को कैटर नहीं कर रहा था। तो इसका जो फंक्शनलिस्ट होगा वो क्या होगा? न्यू फंक्शनलिस्ट होगा, है ना? इसका जो फंक्शनलिस्ट होगा वो क्या होगा? न्यू फंक्शनलिस्ट। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता था, इसका माइंडसेट कैसा था, ये कैसे क्रिटिसाइज किया था, है ना? ये कैसे 3 पोस्टुलेट जो था फंक्शनलिस्ट का, यूनिटी, यूनिवर्सलिज्म और इंडिस्पेंसिबिलिटी। यूनिटी, यूनिवर्सलिज्म एंड इंडिस्पेंसिबिलिटी। हाँ, यूनिटी, यूनिवर्सलिज्म एंड इंडिस्पेंसिबिलिटी। कि सोसाइटी एक यूनिटी की तरह काम कर रहा है और सब फंक्शनल है, तो बोलता है ऐसा बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि यूनिटी होगा, है ना? देयर मस्ट बी डिसफंक्शन, देयर मस्ट बी नॉन फंक्शन। यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म मतलब होता है कि सारा चीज यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह, मतलब सारा एलिमेंट जो है सोसाइटी का, सारा एलिमेंट जो सोसाइटी का वो फंक्शनल बोल रहा है। तो ये बोलता नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे एलिमेंट फंक्शनल नहीं है, नहीं भी, कोई जरूरी नहीं, गारंटी नहीं, डाउटफुल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना क्या बताना चाह रहा है? क्यों क्यों वो लोग जो अर्ली जो थिंकर था वो क्या था कि अजम्पशन पे चल रहा था, अपने माइंड सेट पे चल रहा था, उसका बायसनेस वहां पे था, ग्राउंड रियलिटी का सफर था, प्रॉब्लम था कि ग्राउंड रियलिटी भी नहीं भी सारा रॉ मटेरियल को नहीं ले रहा था, जो रियल डाटा है उसमें कहीं ना कहीं कमी था। इसीलिए बोला था कि सोशियोलॉजिस्ट को फोकस्ड करना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी। मेरी बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को? सोशियोलॉजिस्ट को कहां फोकस करना चाहिए? मिडिल रेंज थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्ट्रेन, थ्योरी ऑफ डेविएंस, ठीक है ना? और ये एक नया तरीका दिया था, है ना? ये एक नया लुक दिया था, ये कोई थ्योरी नहीं बताया। मिडिल रेंज थ्योरी इट इज नॉट ए थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी आप लोग को समझ में आ रही है ना हम क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ सर। बहुत टफ नहीं है, चीजों को समझना है बस। इससे और फंक्शनिस्ट का और भी चीजें क्लियर होते जा रहा होगा आप लोग को, जो पहले पढ़े थे। हाँ। सब एक दूसरे से गच्छा की तरह जुड़ा हुआ है, समझे ना? ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसको क्लियर करना थोड़ा क्वाइट टफ है, तो फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आप लोग को, टेंशन नहीं। अब आते हैं मिडिल रेंज थ्योरी में। मिडिल रेंज थ्योरीज कि ये कोई थ्योरी नहीं है, जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन एक लॉ है, एक थ्योरी है, उसको ये एक्चुअली कि कैसा थ्योरीज होना चाहिए, मिडिल रेंज थ्योरीज होता कैसा है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करोगे, उसकी बात करता है। तो 2 थ्योरी तो हम पढ़ा चुके हैं आप लोग, एक मैक्रो, एक माइक्रो।
माइक्रो मीन्स आपका मैक्स वेबर, टीएस मिड, ये सब का जो थ्योरी है वो क्या है? मैक्रो। माइक्रो, MICRO। और जो इमाल दुर्खिम, टालकट पार्सन, इसका थ्योरी क्या है? मैक्रो, MACRO। मैक्रो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट और स्पेंसर, इसका थ्योरी क्या है? मैक्रो। ये क्या बोलता है कि मैक्रो थ्योरी, थ्योरी ऑफ अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, है ना, आपको इमाल दुर्खिम, टालकट पार्सन, etc. ऑल आर लिटल प्रैक्टिकल, लिटल प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बहुत कम है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्या? राव इंपेरिसिज्म। समझ में आ रहा है? सेम ये बोलते हैं माइक्रो थ्योरी, थ्योरी ऑफ किसका? मैक्स वेबर, GH मीड, ETC, है ना। इसका 2 एम्बिशियस है, 2 एम्बिशियस, है ना, 2 MBBS। ये भी लिटल प्रैक्टिकल है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है ना, कि बहुत प्रैक्टिकली में नहीं हो जाता है, वो एप्लीकेबिलिटी बहुत छोटा होता है, लो एप्लीकेबिलिटी, बहुत 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 छोटे जगह पे तुम अप्लाई कर सकते हो, मतलब स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकते हो। 2 एम्बिशियस है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ गया और इसमें वो प्रॉब्लम आ गया, इसीलिए बोलता है वी नीड टू डेवलप मिडल रेंज थ्योरी, है ना। इसीलिए इट इज मतलब मिडल रेंज थ्योरी क्या है? इट इज द मिडल पाथ, मिडल पाथ, है ना, बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो थ्योरीज, है ना, है ना, है ना। इट fill the gap of raw empiricism and grand theory। यहाँ पे तो एम्पिरिसिज्म है दो आदमी बीच में, बट ग्रांड एप्लीकेबिलिटी नहीं है, मतलब बहुत जगह अप्लाई नहीं कर सकता है। इन दोनों का जो गैप है ना उसको फिल कर देता है। मेरी बात समझ रहा है ना? हेलो हेलो, हाँ सर। है ना। तो और आगे चलते हैं। हेलो। हाँ, मिडल रेंज थ्योरीज, मिडल रेंज थ्योरीज, है ना। इट इज एन अप्रोच नॉट थ्योरी, है ना, ऑफ थ्योरी कंस्ट्रक्शन, थ्योरी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। एम एट integrating theory and empirical research। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? थ्योरी बनाता है लेकिन रॉ ग्राउंड रियलिटी की भी बात करता है, ठीक है ना। फॉर दिस आरके मटन सजेस्ट, है ना, फंक्शनल पैराडिगम का मतलब क्या होता है? मिसाल, नमूना, है ना। कैसे करोगे?
मिडल रेंज थ्योरी करने के लिए क्या करना होता है? मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? तो उसने 5 स्टेप दिया था। तो आर के मटन्स है ना, फंक्शनल पैराडिगम क्या है? नंबर 1 उसने बोला है कि है ना, ये फंक्शनल पैराडिगम है ना, फंक्शनल पैराडिगम इसका मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू गाइड टू दी guide to the integrating the theory and research empirical research है ना, ठीक है ना, कि कैसे रिसर्चर को क्या करना चाहिए, इसकी बात करता है, कैसे थ्योरी और एम्पिरिकल डाटा को इंटीग्रेट करते हैं। इसके लिए उसने 5 स्टेप दिए हैं, 5 स्टेप्स। नंबर 1 ये बोलता है कि सोसाइटी में वही चीज पढ़ना चाहिए है ना जो कि स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न हो, जिसका कुछ पैटर्न हो, हर चीज को नहीं पढ़ो। स्टडी ऑफ सोशल आइटम्स, सब्जेक्ट मैटर ये हो गया, सोशल आइटम्स that are to be studies that are patterned। सबको नहीं पढ़ो, जहां पे पैटर्न, वही आइटम को पढ़ना चाहिए जो पैटर्न है ना। नंबर 2 देयर मस्ट बी सोशल स्पेसिफिक स्टडी। स्पेसिफिक स्टडी मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी डिफाइंड। हवा में नहीं पढ़ना है, एक तो ऐसी चीज को पढ़ना जो पैटर्न हो, और किस जगह पे हो रहा है, किस लोगों के बीच में हो रहा है, किस सोसाइटी में हो रहा है, वो भी डिफाइन होना चाहिए। हवा में मत पढ़ो, कहीं भी अप्लाई कर दो। जैसे कि हिमाल दुर्खिम ने क्या किया था, अरुणदत्ता ट्राइब को पढ़ा और रिलीजन के बारे में लिखा और पूरे हर जगह अप्लाई कर दिया। तो ये ऐसा नहीं बोलता है, हर जगह एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं करता है कि ये फॉर्मूला है इस जगह पे अप्लाइड होगा। स्पेसिफिक स्टडी बोलता है, इंडिया वाला चीज है, इंडिया में अप्लाई होगा। वो एक ट्राइब को पढ़ा, पूरे वर्ल्ड में अप्लाई कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? नंबर 3 ये बोलता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा है ना, बोथ बी गैदर। ये नहीं कि सिर्फ प्राइमरी डाटा ले ले, सेकेंडरी डाटा को छोड़ दें। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो डायरेक्ट लोगों से पूछते हैं। और सेकेंडरी डाटा है कि लोगों के बारे में कहीं लिखा हुआ है, पहले से सर्वे किया गया है, सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। कई बार क्या होता है, रिसर्चर जाता है, प्राइमरी डाटा को छोड़ देता है, सेकेंडरी डाटा लेकर काम कर देता है, या प्राइमरी डाटा पे करता है, सेकेंडरी डाटा पे छोड़ देता है, बोथ। तब ग्राउंड रियलिटी पे आएगा, दोनों चीज लेना पड़ेगा। तीसरा बोलता है, चौथा, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ है ना फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड डैश फंक्शनल एस्पेक्ट। कि जो चीज के पैटर्न पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाई करो कौन काम नहीं कर रहा है, कौन खराबी कर रहा है, कौन फंक्शनल है। फंक्शनलिस्ट क्या करता था पहले, ये 2 स्टेप को क्या करता था, छोड़ देता था। सब इसी पे ध्यान रहता था। मेरी बात समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? जो पहले फंक्शनलिस्ट था वो सिर्फ फंक्शनल के बारे में सोचता था,
नन फंक्शन के बारे में नहीं सोच सकता, डिस फंक्शन के बारे में नहीं सोच सकता। ये बोलता है कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों डाटा लीजिए, डिस फंक्शन के बारे में भी सोचिए, नन फंक्शन के बारे में सोचिए। और पांचवा बोलता था कि हाईलाइट्स दी फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? सिर्फ यही नहीं, कुछ एलिमेंट है जो इंडिस्पेंसेबल नहीं है, उसके लिए फंक्शनल अल्टरनेटिव तो होगा, तो वो भी हाईलाइट कीजिए। तो 5 स्टेप बताते हैं, फंक्शनल पैराडिग्म इसी को बोलते हैं। सोशल आइटम जो कि पैटर्न हो उसी को पढ़ना चाहिए, स्पेसिफिक स्टडी करना चाहिए, बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा लेना चाहिए कि कौन सा एस्पेक्ट जो फंक्शनल है, कौन सा एस्पेक्ट नॉन फंक्शनल है, कौन सा एस्पेक्ट डिसफंक्शनल है, उसको भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यहीं तक नहीं चाहिए, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स को भी लाना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। ये सारा चीज मिला के आपको मिडल रेंज थ्योरी डेवलप होता है। मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? कोई तो हाँ बोलो। हाँ सर। है ना? तो अब यहां से आप लोग को ये लग रहा होगा कि मिडल रेंज थ्योरी क्या होता है, कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक है ना? कि उसमें रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, थ्योरी भी होना चाहिए, डेटाज भी होना चाहिए, ग्राउंड उसमें नॉन फंक्शनल भी होना चाहिए, डिसफंक्शनल भी होना चाहिए, और फंक्शनल अल्टरनेटिव के बारे में बात करना चाहिए। तो इसी तरह से उसने एक थ्योरी दिया था, कन्फर्मिटी एंड डेविएंस थ्योरी। वो क्या है? मिडल रेंज थ्योरी है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका थ्योरी हम जितना भी पढ़ाएंगे आगे जाके ये सब प्रूफ होता जाएगा, यस दिस इज द मिडल रेंज थ्योरी। आप लोग को फील होने लगेगा। जैसे ही कन्फर्मिस्ट एंड डेविएंस पढ़ाएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि यस, है ना? डेविएंस इज कन्फर्मिस्ट इज फंक्शनल बट डेविएंस इज डिसफंक्शनल। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वहां पे बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो मिडल रेंज थ्योरी आप लोग को समझ में आ गया होगा, व्हाट इज मिडल रेंज थ्योरी, है ना? ठीक है। होमवर्क है आप लोग का नंबर 1, हाउ R.K. Mutton criticizes the postulates of functionalism. Number 2, write a notes on middle range theory, है ना? ये 2 इंपॉर्टेंट चीज हम अभी बताए। अब उसका थ्योरी के बारे में लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना? इसका 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नंबर वन है ना, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। latent and manifest function, latent and manifest function, latent and manifest function। धीरज, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक है। दीपक, दिलीप कुमार, ज्यादा इशू नहीं हो रहा ना? जो हम लोग आगे डीप में जाते जाएंगे ना तो ये क्लियर होते जाएगा। ठीक है ना, कैसे क्यों कहता था। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट हमको खत्म करने दो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बात क्या बोलता है R.K. मटन साहब, क्या बोलते हैं कि he criticizes the
ग्रांड फंक्शनलिज्म and developed by the previous thinkers, sociologists, and develop new form of functionalism in the sociology called neo functionalism, NEO, neo functionalism, in which both functional and non-functional and dysfunctional aspect are covered. He also gives two important aspects of functions called latent and manifest function. ठीक है, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन क्या एक्चुअली क्या करना चाहे, देखो कि फंक्शनलिज्म में ये क्या एटर करता है, एक फंक्शन भी होगा, नॉन फंक्शन भी होगा एंड दिस फंक्शन भी होगा। इसी को क्या बोलता है वो, नियो, ठीक है, नियो। और फंक्शन में भी दो चीज, कौन सा, लेटेंट फंक्शन एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, है ना, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। सपोज ये सोसाइटी है, ये टेम्पल है ना, तो इस टेम्पल का कुछ फंक्शंस होगा, क्या होगा, लोगों को यूनाइट करता है, ये होप देता है, ये है ना, और क्या सोलारिटी मेंटेन करता है, ये इसका फंक्शन हो गया। ये टेम्पल है, यहाँ पे मस्जिद है सपोज, ये दोनों में क्या होता है, कुछ कन्फ्लिक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिसफंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, चर्च है मान लिया, इससे कारण कुछ नहीं हो रहा, ना लड़ाई हो रहा, ना फंक्शन, कुछ नहीं हो रहा, क्या हो गया, सपोज डिसफंक्शन हो गया। या ऐसे ही कुछ स्कूल है या कुछ ऐसा चीज है जो कि कोई काम नहीं कर रहा है, आप एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसका, नॉन फंक्शन, शांत बैठा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो अब इस फंक्शन में से दो प्रकार के बताया, एक ऐसा जो लेटेंट हो, एक ऐसा जो मैनिफेस्ट हो, है ना, एक ऐसा जो लेटेंट हो, एक ऐसा जो मैनिफेस्ट हो। तो आज उसी की चर्चा करेंगे, है ना, व्हाट इज लेटेंट फंक्शन, व्हाट इज मैनिफेस्ट फंक्शन, है ना, व्हाट इज लेटेंट फंक्शन एंड व्हाट इज मैनिफेस्ट फंक्शन। तो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, है ना, ये दोनों फंक्शन का एस्पेक्ट है, फंक्शनल एस्पेक्ट है, नॉन फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल एस्पेक्ट नहीं है ये।
मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? जैसे कि देखो, एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है ना, एक आदमी है, ठीक है, और एक आदमी है ना, अरे लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। सपोज एक आदमी है और ये कार खरीदता है ना, एक कार खरीदता है, ठीक है, ठीक है, कार खरीदता है। तो यहां से दो चीज होता है इस आदमी के लिए, है ना। एक, ये कार किस लिए खरीदा? बताओ, कार किस लिए खरीदा है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में इसका फंक्शन हो गया ना, काम हो गया, फंक्शन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ये। मेरी बात समझ रहा है ना? हाँ। और ये कार खरीदा तो अपने आप इसका क्या हुआ? स्टेटस ऊपर हो गया। स्टेटस भी बढ़ा कि नहीं? ये भी फंक्शन के काम किया कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रहा है ना आप लोग? यस। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्शियस इंटेंशन। कॉन्शियस इंटेंशन बोल सकते हैं ऑफ एक्टर। कॉन्शियस इंटेंशन, इसका जो इंटेंशन था, इंटेंशन क्या था इसका? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। और ये क्या हो गया? एक्चुअल आउटकम बाय देमसेल्फ। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है? तो ये उसके मन में था, नहीं था कि ये होगा कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मेन काम क्या था? अभी हम लोग को, अगर पर्सनली हमको देखा जाए, अगर हमको कार खरीदना होगा, मेन मकसद मेरा ये है ट्रांसपोर्टेशन। मेन काम मेरा इंटेंशन यही रहता है लोगों का, समझ रहे हैं? स्टेटस। और अपने आप स्टेटस बढ़ जाता है। जैसे कि पहले एक होपी ट्राइब है, होपी एक ट्राइब है, उसी को वही इस ट्राइब को ऑब्जर्व करके इसने थ्योरी दिया था कि ये क्या होता था कि भगवान को मनाता था, है भगवान है रेन, भगवान है, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो है भगवान, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो इसका कॉन्शियस इंटेंशन क्या है? बारिश। रेन, रेन होता है, यहाँ ट्राइबल लोग है, सब आता है और बारिश होता है, ठीक है ना, बारिश होता है। तो इसका कॉन्शियस इंटेंशन क्या है? रेन। और लेकिन अपने आप एक्चुअल आउटकम क्या हो जाता है? एक्चुअल आउटकम क्या होता है? लोगों में मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। तो ये दोनों फंक्शन है, ये भी सोलारिटी आना भी और रेन भी आना भी फंक्शनल है कि नहीं सोसाइटी के लिए? हाँ। इस आदमी के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी फंक्शनल है, सोलारिटी भी फंक्शनल है कि नहीं? तो जो कॉन्शियस इंटेंशन होता है ना एक्टर का, वही होता है इस फंक्शन को मैनिफेस्ट फंक्शन कहते हैं। और जो एक्चुअल अपने आप हो जाता है उसको लेटेंट, छिपा हुआ लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट।
मेरी बात समझ में आ रहा है? हम क्या बताना चाह रहे हैं? यस सर। होपी ट्राइब के लिए वर्षा होना क्या था उसके लिए? इंटेंशन, कंसिस्टेंसी। मैनिफेस्ट फंक्शन। बट लोगों में यूनिटी पैदा हो जाना उसके लिए क्या था? क्या हो गया? लेटेंट। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Therefore, latent function refers to, है ना, actual outcome, actual outcome, है ना, actual outcome, ठीक है। बट मैनिफेस्ट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन मतलब क्या होता है? conscious intent of actor, actual outcome by themselves। मेरी बात समझ रहा है ना? हेलो। हाँ तो है ना, ये अपने आप हो जाता है, जो अपने आप स्वतः दिखने लगता है सबको। तो ये जो फंक्शन है कौन स्टडी करेगा? स्टडी बाय पॉजिटिविस्ट। दिस इज स्टडी बाय कौन? मेरी बात समझ रहा है? एक आदमी का कॉन्शियस इंटेंशन है, एक आदमी का एक्टर यहाँ स्वतः अपने आप हो जाता है, बहुत लोगों के लिए हो जाता है। तो ये पॉजिटिविस्ट आ गया, ये नॉन पॉजिटिविस्ट आ गया। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, कि डीमोनेटाइजेशन का लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन लिखना है। क्या करोगे? मैनिफेस्ट क्या था डिमोनेटाइजेशन का? मेन मोदी क्या चाहते थे इसमें? ब्लैक मनी खत्म होना, ब्लैक मार्केटिंग खत्म होना, करप्शन खत्म होना, यही चाहते थे ना। अब बताओ लेटेंट फंक्शन जो अपने आप में हो गया, क्या हो गया? रिफॉर्म इन बैंकिंग सिस्टम, न्यू टाइप ऑफ करेंसी आ गया। करेंसी। मेरी बात समझ रहा ना? यहाँ बुराई मत बताना कि लोगों में हल्का मच गया, ये हो गया, ये फंक्शन नहीं हुआ, वो डिसफंक्शन आ गया। डिमोनेटाइजेशन का डिसफंक्शन पूछेगा क्या बोलोगे? लोगों में फ्रस्ट्रेशन। मेरी बात समझ में आ रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं? यस सर। लोगों में एंजाइटी, लोग भीड़ पर जमा हो रहा है, डिसफंक्शन में आ गया, वो डिसफंक्शन में आ गया। ये यूपीएससी में वो किस तरह का क्वेश्चन आया था? राइट डाउन द लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ डिमोनेटाइजेशन। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग को लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? होमवर्क है, राइट डाउन दिस फंक्शन, latent function and manifest function of demonetization. Number 2, write down this function, latent function and manifest function of COVID-19. पाओगे? कोशिश करेंगे। देखते हैं, बहुत सारा चीज सोच सकते हैं। कोविड आया तो उसका क्या था? सोचो, फंक्शन सोचना। देखो, डिसफंक्शन सोचना बहुत आसान है, ये दोनों में सोचना बहुत अंतर है। समझ रहा है ना?
सोचो सोचो एकदम, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, ये दिमाग में रखना। बस उसको टोनिंग समझ में आना चाहिए कि यस आप ये लिख दियो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर के मटन कैसा सोचता था, समझ में आ गया होगा। तो ये 2 होमवर्क है ना, कल छोटा सा बचा हुआ है आपका। यही इसका न्यू फंक्शनलिज्म है, समझ में आ रहा है ना। न्यू फंक्शनलिज्म में लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन भी आ जाता है, डिस फंक्शन भी आ जाता है, नन फंक्शन भी आ जाता है। कंबाइंड। ठीक है ना। तो आगे फिर स्ट्रेंथ थ्योरी बचा है और डेविएंस बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका थ्योरी पोर्शन, थिंकर पोर्शन खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, कोई क्वेरी है पूछ सकता है। तो आप लोग बुक पढ़िए, बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग एक आप लोग में डेवलप हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम।